जीएस क्लासेज बाय डी के यादव में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स से, जो हिट चैप्टर से हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 50 क्वेश्चन शेष रह गए हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। हमारा जो पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, ये हमारा पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि जो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। और हमारा ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण होता है वह संवहन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संवहन के द्वारा ही आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा संप्रेषण कहलाता है, संवहन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, आपको बताना है। और हमारा ऑप्शन है पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। तो जो द्रव, कौन सा द्रव है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो हमारा आंसर होगा पारा। पारा जो है वह द्रव का, जो द्रव है पारा, वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग भी अपना स्कोर लास्ट में अपना कमेंट में स्कोर बताते चलिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है। और हमारा ऑप्शन है पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण, प्रकाशीय किरण। तो जो अवरक्त किरण होती है वो सूर्य विकिरण का एक भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि। ठंडी के मौसम यानी कि शीतकाल में जो कपड़ा हमें गर्म रखता है, कैसे गर्म रखता है आपको बताना है। और उस ऑप्शन है ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर को ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो शीतकाल में जो हम ऊनी वस्त्र या मोटे कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊष्मा होती है उसे बाहर जाने से रोकता है, इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, उसे रोकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी है, जो कपड़ा होता है शीतकाल में हमारे जो शरीर की गर्मी होती है उसे बाहर जाने से रोकता है, इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है। अगर हम पारदर्शी कपड़े पहने जो ऊष्मा को न रोके, वैसे कपड़े में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है। तो आपको जो छाता है, छाता के बारे में, अम्ब्रेला छाते के बारे में बताना है कि कौन सा कलर का छाता सबसे उत्तम होता है। और हमारा ऑप्शन है ऊपर काला नीचे सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऊपर और नीचे दोनों काला, ऊपर और नीचे दोनों सफ़ेद। तो जो मार्केट में जो छाता मिलता है वो हम देखते हैं कि ऊपर काला और नीचे सफ़ेद होता है, जो कि वो उचित नहीं है। उचित कब होगा, जब ऊपर सफ़ेद नीचे काला होगा, तो वो बहुत ही उचित होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऊपर सफ़ेद नीचे काला क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो सफ़ेद होता है वो सारे जो सूर्य की प्रकाश आती है उसे परिवर्तित कर देता है, और जो काला होता है अवशोषण कर लेता है। तो काला चीज़ जो अवशोषण करेगा तो गर्मी ज़्यादा महसूस होगी, इसीलिए ऊपर सफ़ेद रहेगा तो सारा परिवर्तित कर देगा, तो हमें गर्म महसूस नहीं होगी, हमें ऊष्मा नहीं मिल पाएगी उतना। और जो नीचे का, और नीचे अगर हम सफ़ेद रखेंगे तो ऊपर जो काला होगा वो काला सारा अवशोषण कर लेगा। काला जो कलर होता है वो प्रकाश को सभी अवशोषण कर लेता है, जिससे हमें गर्मी महसूस होने लगती है, ज़्यादा गर्मी, पसीना आने लगता है। इसीलिए जो छाते का रंग संयोजन उचित जो है वह ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर बी
हमारा राइट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। जो सुबह का जो धूप होती है वो ज़्यादा गर्म नहीं लगती है, क्योंकि दोपहर में ज़्यादा गर्मी लगती है। ये कैसे होता है? और हमारा ऑप्शन है, सूरज की किरणें बहुत सुबह के समय धीरे चलती है। सूरज की जो किरण होती है सुबह के समय धीरे चलती है। और ऑप्शन नंबर बी है, सुबह के समय सूरज ठंडा होता है। और ऑप्शन नंबर सी है, सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होती है। और ऑप्शन नंबर डी है, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर तो हमेशा एक समान रहता है, तो सुबह चाहे सुबह हो या शाम हो या रात हो, ठंडा नहीं होता है, क्योंकि जो सूरज का टेम्परेचर होता है एक समान होता है। सुबह में इसलिए थोड़ा सा हल्का ठंडा लगता है, लाइट में जो सूरज का लाइट होता है वो सुबह में थोड़ा ठंडा महसूस होता है, और दोपहर में ज़्यादा गर्मी। इसका कारण है कि सुबह के समय जो सूरज की किरणें होती हैं वो अंतरिक्ष से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जो कि ज़्यादा समय लग जाता है, धीरे आती है। इसलिए हमें सुबह सुबह जितना गर्मी नहीं लगती जितना दोपहर में लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, दूर से भी देखा जा सकता है, सफ़ेद वस्त्र ताप के कम अवशोषक करते हैं, एक परंपरा है। तो ग्रीष्म काल में सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो हम छाते वाले पर ही डिस्कस कर चुके हैं, सफ़ेद और काले में क्या अंतर होता है। सफ़ेद जो होता है वो सभी प्रकाश को परिवर्तित कर देता है और काला अवशोषण कर लेता है। और गर्मी के दिन में हम काले कपड़े पहनेंगे तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, क्योंकि जो सूर्य का जो लाइट आता है, प्रकाश आता है, वो सभी को अवशोषण कर लेता है और गर्मी बढ़ा देता है। और जो सफ़ेद होता है सभी को परिवर्तित कर देता है। इसीलिए ग्रीष्म काल में सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े जो होते हैं सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, किस लिए, कैसे गर्म होते हैं? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। ऊनी कपड़े होते हैं वो सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वे जो ताप के अच्छे रोधक होते हैं। जो ऊनी कपड़े होते हैं ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसीलिए वे गर्म होते हैं सूती वस्त्रों की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वलक पैदा होता है? उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य का विकिरण। तो हमें किससे ज़्यादा जलन महसूस होगा आपको बताना है। तो जो भाप होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिससे हमें अधिक जलन पैदा करता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था? और हमारा ऑप्शन है किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, ऊष्मागतिकी का नियम। तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किरचॉफ का नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी कृष्णिका के एकांत पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? एक परिभाषा है, यह परिभाषा किसने दिया था ये आपको बताना है। और हमारा ऑप्शन है न्यूटन का शीतलन नियम, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, ऊष्मागतिकी का नियम। तो किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम दिया था स्टीफन ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टीफन। स्टीफन ने नियम दिया था E अल्फा टी के पावर 4। ये जो है स्टीफन का नियम है। तो स्टीफन का नियम है, इसी नियम से जो हमारा परिभाषा दिया गया है, परिभाषा का मूल मंत्र यही है, E अल्फा T4। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
स्टीफन का विकिरण नियम, यहाँ पर ऑप्शन देना भूल गए हैं। जब स्टीफन का विकिरण जो नियम होता है वही होता है E अल्फा T4। तो याद रखिएगा स्टीफन का ये विकिरण का नियम है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? और हमारा ऑप्शन है न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन का विकिरण नियम, किरचॉफ का नियम, ऊष्मा गतिकी का नियम। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह न्यूटन का शीतलन नियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? जो थर्मस फ्लास्क है उसके आविष्कारक कौन है? और हमारा ऑप्शन है डेबार, स्टीफन, किरचॉफ, न्यूटन। तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक डेबार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेबार जो है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। ये थर्मस फ्लास्क है तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है उसमें गैस भरी रहती है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसमें आंतरिक तापमान होता है यानी तापमान होता है। ऑप्शन नंबर सी है चमकदार आंतरिक दीवार तथा वातावरण के दोहरी दीवारें ऊष्मा का निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो थर्मस फ्लास्क है वो तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण के दोहरी दीवारें ऊष्मा का निकलने या प्रविष्ट होने से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। मान लीजिए ये थर्मस हो गया, इस पे क्या होता है कि दोहरी दीवार होती है, ऐसे होकर के ऐसे होता है, तो बीच में जो एयर भरी रहेगी ये क्या करेगी, इसका काम है अंदर का जो टेम्परेचर है उसे बाहर जाने से रोकेगी और बाहर का जो टेम्परेचर है उसे अंदर आने से रोकती है। इसीलिए जो थर्मस होता है उसमें लंबे समय तक कोई भी तरल पदार्थ गर्म रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। किसी विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें पर कलई की जाती है। किस लिए? चालन के लिए, संवहन के लिए, विकिरण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। किसी विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवार जो होती है कलई की जाती है विकिरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, जल तुल्यांक, गुप्त ऊष्मा। तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी समय ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, शीशा, जल। तो इन ऑप्शनों के हिसाब से देखेंगे तो जल में जो होती है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल। जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है, सर्वोच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी का घनत्व कम होता है, पानी सस्ता होता है, पानी कम ताप पर मिलता है। तो मोटर गाड़ी के रेडिएटर में को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, वो हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर होगा कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है पनडुब्बी नर्दन में, तुषार मूर्ख परिस्थितियों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, अति चालकता विषयक अनुसंधान में। आपको बताना है निम्न तापमान में इंजनों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है
निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? जो निम्न तापीय परीक्षण होता है वो किस ताप पर किया जाता है? उसके लिए हमारा ऑप्शन है -20 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। तो निम्न तापीय परीक्षण जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? कोई ठोस पदार्थ है, उसे द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? और हमारा ऑप्शन है क्वथनांक, आसवन, ऊर्ध्वपातन, बहुलीकरण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है या एथिलीन है, जब हम कपूर को जलाते हैं तो द्रव में नहीं बदलता है, ये ठोस तो होता है लेकिन द्रव में नहीं बदलता, सीधे वाष्प में बदल जाता है, तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है तो क्या कहलाता है? और हमारा ऑप्शन है क्वथनांक, गलनांक, वाष्पन या इनमें से कोई नहीं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है तो वह गलनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? गलनांक, द्रवनांक, क्वथनांक या इनमें से कोई नहीं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो क्वथनांक कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा क्वथनांक, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है? तो जब शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि उसकी जो गलनांक होती है वह घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, गलनांक घट जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।